हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम इस सीरीज में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश की। कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये जानकारी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मदर ऑफ ऑल लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऑर्गेनिज्म की तरह कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो करता है, जिसके लिए दो चीज़ उसमें होते हैं इम्पॉर्टेंट, उसके सोल और स्पिरिट या इथॉस आप बोलते हैं। दूसरा पार्ट उसका इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की तरह, वो उसका बॉडी पार्ट होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में वो उसकी पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट जो भी हुए हैं अभी तक, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया। लेटर ऑन हमने ये भी देखा था प्रीवियस क्लास में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस वजह से था, इन चीज़ों को हमने देखा। फिर हम और डीप में गए इसको जानने के लिए कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन पॉलिटी के, इसमें ज़्यादातर जो ब्रिटिश का इसमें रोल रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। इसलिए आप अगर ये टाइटल देख रहे होंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और इनमें ब्रिटिशर्स का ज़्यादातर रोल रहा। और उनको दो हमने चीज़ों में आप इसको कॉन्टेक्स्ट में बांट सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो चार्टर के थ्रू हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनीज के दौरान में फ्रॉम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 तक के एक्ट के बाद, उसके बाद हम इसको एक ब्रिटिश मोनार्की में जब चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके फाइनल जो 1947 या 1950 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंटल हिस्ट्री में किस तरह से इनका योगदान रहा, इन चीज़ों को हमने एक तरह से ब्रीफ समरी किया था। तो जब पिछली क्लास में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट के लाने का वजह क्या रहा, यहाँ पर कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट और जो क्राउन है उसको ये समझ में आया कि अब जो 1600 के चार्टर से स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करने के बाद, जिसको की पूरी राइट थी कि जो साउथ अमेरिका के पास जो एक स्ट्रेट है मैगलन स्ट्रेट, उसके वेस्ट में और कैप ऑफ गुड होप उसके ईस्ट में पूरा एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया ताकि वहां पर वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पाया गया कि 1769 तक आते आते जो कंपनी 1600 में स्टार्ट हुई थी वो जाके बैंकरप्ट होने के कगार पे है। लेकिन इसी दौरान एक चीज और पाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बैंकरप्सी के कगार पर है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स रहे हैं जो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व रहे थे, वो मालामाल होकर वापस ब्रिटेन आ रहे हैं। तो इसके लिए एक सेक्रेट कमेटी बनी और सेक्रेट कमेटी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी कई ऐसे चीज थे जिसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स को कवर अप करने के लिए दो और एक्ट लेके आया गया, एक्ट ऑफ 1781 जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो ड्रॉबैक्स थे, जो लगातार वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनके बीच में जो एक डिस्कशन या कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, उसको कैसे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो कवर अप करने की कोशिश करती है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको कैसे रिजॉल्व किया गया।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट इनटू, जो हमने ये डिस्कशन भी किया था इपॉक्स, जो आपको अगर आप देखें तो इपॉक्स को हमने बांटा था कि जब ग्रांट ऑफ चार्टर ऑफ 1600 टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एक्सक्लूसिव ट्रेड इन इंडिया, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और दीवानी उसको मिल जाती है। फिर 1857 रिवोल्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और फाइनली एक्ट ऑफ 1935 टिल the making of Indian Constitution in 1950. Now we will get into Pitt's India Act 1784 and we'll look into. तो अगर हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम कई एंगल में देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मोनोपोली थी, मोनोपोली रिगार्डिंग व्हाट, मोनोपोली किस चीज के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड करने के लिए, ट्रेड किसके लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स है, प्लस ईस्ट इंडीज का जो कंट्रीज में उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस मोनोपोली को बरकरार रखा गया 20 ईयर्स के लिए और इसको बढ़ा दिया गया 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, रिन्यू कर दिया गया, रिन्यू 20 साल के लिए फर्दर इसको रिन्यू कर दिया गया 20 ईयर्स। इसके बाद अगर आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में, इसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये किया कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपको याद होगा, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जिनके नंबर 24 थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों चीज देखते थे, कमर्शियल एज वेल एज उसके मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी वो देखते थे, दोनों चीज, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये, और मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल फंक्शन, ये देख रहे थे किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों चीज देखते थे। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आते हैं तो इन चीजों को हटा दिया गया। अब क्या किया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट में देखें तो इसने क्या किया कि दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे बनाए गए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज देखेगी, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज देखेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका संख्या 24 है। और इसके साथ ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये सारे मसले को कौन देखेगा, ये सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सुपरवाइज करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस प्रकार आप देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान में ये ज्वाइंट गवर्नेंस या ज्वाइंट एक गवर्नमेंट बन गई। अब ये डुअल गवर्नमेंट बन गया है, डुअल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू मैटर्स देखेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ वो क्या देखने जा रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज को ही देखेगा। इनसे ये वाला जो अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट में था उसको हटा दिया गया। दूसरा इन्होंने चेंज क्या लाया पिट्स इंडिया एक्ट में, इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट इसमें क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके काम के लिए इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। और इसी वजह से आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट में कि अगर जब भी कोई लॉज अगर लेजिस्लेट करना होता था, तो अगर यहाँ गवर्नर जनरल है और इसे किसी चीज पे लेजिस्लेट करना है, और अगर इसमें से जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें से अगर 3 एक साथ हो जाते हैं, तो गवर्नर जनरल जो है उस लॉ को किसी भी तरीके से पास नहीं करा सकता था। और यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट होता था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने के बावजूद भी चूंकि इतनी अड़चने थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट राइट, ये सिचुएशन हो गया था यहाँ पर। लेकिन इसी चीज को पिट्स इंडिया एक्ट ने कैसे बदला, ये देखते हम यहाँ पर। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले 4 थी, अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर 3 कर दिए गए। 3 मेंबर्स हो गए गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब अगर दो मेंबर जो है एक साथ हो जाए, तो पर भी क्या होता है कि अगर 2 मेंबर ये हैं, और जो वोट कास्ट करने की कास्टिंग वोट राइट जो है वो किसके पास अवेलेबल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो अड़चने उत्पन्न कर रहे थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है कास्टिंग वोट के द्वारा उनके जो राइट रहने की वजह से अब मैटर्स पे लेजिस्लेट करने का अधिकार मिल गया। और इस प्रकार आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल बंगाल के राइट्स को क्या किया गया, एक तरह से इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज्ड। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको सबसर्विएंट बना दिया गया, किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसी तरह का प्रोविजंस जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे, जैसे मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, वहां पर भी गवर्नर के साथ ये 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल जोड़े गए। और तीसरा जो मेंबर था, ये कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये कमांडर इन चीफ बना दिया गया इसमें। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, आपको बता दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और इस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स उसके अंदर लेके आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। अब जो 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रीजन्स इसमें जो चीजें से निकल के आई, कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जो टेरिटरी थी, अब उस टेरिटरी को क्या बोला जाए, किसके अंदर लाया गया, वो धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश जो क्राउन था उसने क्या किया, उस ब्रिटिश टेरिटरी के पूरे जो अधिकार को ब्रिटिश पोजीशन के रूप में उसको माना जाने लगा, कि अब ये जो भी टेरिटरी होगी वो ब्रिटिश पोजीशन बोली जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल। कैसे सुप्रीम कंट्रोल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज अकाउंटेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस प्रकार अब जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट करने की यहाँ पर कोशिश की गई यहाँ पर। अब इसके बाद ये बोर्ड ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें जो डबल जो गवर्नमेंट लाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये चीज आपने देखा। इसके बाद अब आप देखेंगे 1773 के बाद हर 20 साल के बाद एक चार्टर आता है। चार्टर क्या है, चार्टर एक फरमान है, एक तरह से किंग का ऑर्डर है जो कि इनको दिया गया है, आप ट्रेड करें। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार था। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अमेरिका था, ये मैगेलन स्ट्रेट इसके ईस्ट में, इसके जो वेस्ट में, और जो यहाँ जो अफ्रीका है इसके केप ऑफ गुड होप इसके ईस्ट में एक्सक्लूसिव राइट इनको दिया था। अब
इसके बाद जो चार्टर आता है, 1786 का चार्टर आता है। एक्ट ऑफ 1786 बोला जाता है इस चार्टर को, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। बेसिकली ये चार्टर कॉर्नवालिस के कहने पर ही ये चार्टर को लेके आया गया। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि कॉर्नवालिस को किसी भी तरीके से मना लिया जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए, और इस वजह से उनको उनकी हर शर्त को माना गया। कॉर्नवालिस, यहाँ पर कॉर्नवालिस आते हैं। एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 ये बेसिकली टू गेट द सर्विस ऑफ कॉर्नवालिस, और इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो कॉर्नवालिस। साथ में उन्होंने कॉर्नवालिस को ये पता था कि किसी भी सूरत में अगर अब 1700 जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में चेंज तो हो गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और कास्टिंग वोट भी था, राइट था, अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, लेकिन फिर भी इसे ये लगता था कि अगर कोई भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो हम किसी भी जो लॉ जो उन्होंने बनाया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको हम सरपास कर लें, ओवरराइड कर लें। तो इसने एक अधिकार और ले लिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसके बनाए हुए कोई भी लॉज को ओवर रूल कर सकता है। कौन? गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस जो बन के आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसी तरह से ये अधिकार उनको भी दे दिया। प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी जो प्रोविंशियल वहाँ गवर्नर थे उनको भी ये अधिकार वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीज चेंजेस लेके आए। दूसरा एक और चीज कि यहाँ पर ये बोला गया कि मैं गवर्नर, कॉर्नवालिस तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे ही बनेंगे। साथ में उन्होंने एक चीज और अपने लिए डिमांड मांगी कि मैं गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ कमांडर इन चीफ ये भी जो रोल जो होगा ये भी कॉर्नवालिस ही बनेंगे। तो बेसिकली एक्ट ऑफ 1786 जो आया वो कॉर्नवालिस को किसी भी रूप में इंडिया में पोस्ट को आप एक्सेप्टेंस के लिए लेके आया गया। इसमें यह है कि बनाएगा उसको जो है वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल में होगा जो कॉर्नवालिस थे। साथ में कमांडर इन चीफ का जो भी पोस्ट होगा वो भी कौन रखेगा? कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनके पास ये पोस्ट रहेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हर आपको बताया कि हर 20 ईयर्स में 20 साल में क्या हो रहा है, एक चार्टर आ रहा है। तो चार्टर 1700 चार्टर ऑफ 1793 या चार्टर या एक्ट ऑफ 1793 एक लेके आया गया। आपको पता है इससे पहले कि 1786 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको कई तरीके से तोड़ के। मोनोपोली जो थी, बताया गया कि इसमें जो इसने इस चार्टर ने ट्रेड मोनोपोलीज को फर्दर 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया। रिन्यूड किसके लिए? फर्दर 20 साल के लिए इस चार्टर के थ्रू क्या किया उसने, जो ट्रेडिंग राइट्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की टू ट्रेड विथ इंडिया एंड जो ईस्ट इंडीज कंट्रीज में के साथ जो ट्रेड करना था वो राइट उनको दे दिया गया दोबारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये जोड़ा गया कि जो भी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई होगी, जो भी कमाई होगी उस कमाई में से शेयर होल्डर्स को जो आप डिविडेंड्स देते हैं वो देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो सैलरी है वो सारा चीज आप देने के बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे उससे तकरीबन 5 लाख पाउंड, 5 लाख पाउंड्स वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा यहाँ पर। और इसके साथ में इसने क्या किया, एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या हुआ था 1786 में उसने क्या किया कि उसको ओवरराइडिंग पावर दिया था कि अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं उसके डिसीजन को
अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लगता है कि उसमें अगर हमें कुछ से है, तो वो ऐसी चीज को ओवरराइड कर सकते हैं। इसी को फर्दर कंटिन्यू कर दिया गया, जो फ्यूचर में गवर्नर जनरल आएंगे उनके लिए कंटिन्यू कर दिया गया। इवन इसको एक्सटेंड कर दिया गया प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे के लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें एक और पॉइंट लेके आ गए कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे यहाँ, जो अब इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स किसके लिए, कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर गवर्नर जनरल, गवर्नर्स, और जो सीनियर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और कमांडर इन चीफ, इनके जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट में सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं काम करेगी, बल्कि इसमें अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी अधिकार होगा। उनके अप्रूवल के बाद ही कोई अपॉइंटमेंट हो पाएगा। इसका मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे अपने पंजे गाड़ने स्टार्ट कर दिए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से साइडलाइन करने की प्रोसेस में और अधिकार अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से इसके साथ क्या हुआ कि प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ जो थे, अब वो बोला गया कमांडर इन चीफ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तीसरा मेंबर कमांडर इन चीफ बन रहा था, जब तक अनटिल प्रोवाइडेड, उसके जब तक ये जरूरत नहीं होगी तब तक कमांडर इन चीफ का पोस्ट वहां पर नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें है कि अब यहाँ पर ये पाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के समय में, जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, कि जब रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय ये देखा गया कि जो प्राइवेट सर्वेंट्स वो करप्शन के तहत यहाँ पर प्राइवेट अपना काम कर रहे थे, प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे, जिससे वो उनकी बहुत ज्यादा उनकी कमाई हो रही थी। दो इट वाज अ करप्शन, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता था लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता नहीं था। तो इसके लिए क्या किया, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट लाए। लेकिन अब तक ये 1793 तक आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पता चल गया कि ऐसा जो ट्रेड है, जो प्राइवेट ट्रेड, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इस वजह से उन्होंने इसको अलाउ कर दिया कि आप जो है 1793 के समय कि आप प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रेड के जो कुछ परसेंटेज है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देने पड़ेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर जो प्राइवेट जो सर्वेंट थे वो कंट्री ट्रेड या इसको कंपनी ट्रेड बोले, इसमें ये इन्वॉल्व हुए। कंपनी ट्रेड या कंट्री ट्रेड क्या है? कंट्री ट्रेड मतलब दो कंट्रियों के बीच में। उस समय पता ही होगा कि भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड चाइना के साथ था, चाइना के साथ इसकी मोनोपोली थी, और चाइना के साथ प्राइवेट ट्रेडर्स ने क्या किया, चाय लेते थे और इसके बदले चाइना को ओपियम देते थे। तो इस तरह की जो राइट्स था, जो कंट्री ट्रेड के रूप में उनको करने के लिए दे दिया गया। इसके बाद 1793 में एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें था मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो मेंबर्स थे इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंट्रोल, इसके जो मेंबर्स थे, मेंबर्स और इसके सर्वेंट्स, मेंबर्स एंड सर्वेंट्स, इन दोनों को जो इनके सैलरी थे, सबसे पहले जो उस समय कौन देता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये सैलरी कौन दे रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रहा था। लेकिन 1793 के बाद से ऐसा कर दिया गया कि अब जो इनकी सैलरी या पेंशन होगा वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। इंडियन रेवेन्यू जो यहाँ पर है, यहाँ से अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनको पेंशन कहाँ से दिया जाने लगा? इंडियन रेवेन्यू से। इसको हम एक तरह से होम चार्जेस के रूप में देखते हैं। बाद में लेटर डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर ने इसके खिलाफ बहुत ही इकोनॉमिक ड्रेन थियोरी भी दिया। तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ से अब आप देख लें कि होम चार्जेस के रूप में यहाँ से रुपये जो है जाने लगे, किसको जाने लगे? इकोनॉमिक ड्रेन के थ्रू वहाँ ब्रिटिश
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स और सर्वेंट्स को जाने लगे। वो यहाँ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको क्या हो रहा था, यहाँ के इंडियन रेवेन्यू से पैसा दिया जाने लगा। तो देश, और इसके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो, चूंकि ये दौर था 1793 के आसपास, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये हुआ कि जो रेवेन्यू मैटर्स और इसी से जुड़े अगर कोई वाद आता था, कोई सूट आता था, सूट इससे रिलेटेड, तो मैं आप जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जुडिशियल जो प्रोसेस था, रेवेन्यू मैटर्स को कौन देख रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देख रहा है। साथ में चूंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड अगर किसी ने टैक्सेस नहीं दिया हुआ है, तो उस समय वाद को कौन देखेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही देखते थे। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मान लेते हैं कि कोई भी अगर वाद होता है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सामने इन्वॉल्व है, तो क्या वो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई होने देगा? ऑब्वियसली नहीं होने देगा। इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि यहाँ पर डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसने क्या किया? बाइफरकेट कर दिया। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स को देखेगा, रेवेन्यू मैटर्स को देखना है। और जुडिशियल जो फंक्शन था, जुडिशियल फंक्शंस, उसको डीएम या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके अधिकार क्षेत्र से सो हटा दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इसके साथ इसने क्या किया कि जो माल अदालतें थी उस समय, जो माल अदालतें थी, इसके साथ ही जो माल अदालत इनको क्या किया? माल अदालत को उसने क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। माल अदालत डिसकंटिन्यू। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो इसने लेटर आप देखेंगे, कॉर्नवालिस कोड भी आया, तो इसने डीएम के पावर को दोनों को बाइफरकेट कर दिया। अब रेवेन्यू देखेंगे, लेकिन वो जुडिशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। पहले रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन दोनों डीएम या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखते थे। ये बड़े बदलाव 1793 के चार्टर के थ्रू किया गया। फिर हम देखते हैं इसके साथ ही 1793 के बाद हर 20 इयर्स में आप देख रहे हैं एक चार्टर आ रहा है। चार्टर बेसिकली क्या है आपको पता ही है, एक तरह से फरमान है जो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दिया गया है। और चार्टर में यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट चार्टर आ रहा है जिसके द्वारा आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को धीरे धीरे पूरा एक अधिकार देने जा रहा है। यहाँ पर पूरे रूप में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर रहा है। अगर गौर से देखें, इसने क्या किया कि इसने जो इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें, एबोलिश्ड the monopoly of ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अभी भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली किस चीज के लिए? एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स, इसको इसने क्या किया? एबोलिश कर दिया, इस मोनोपोली को एबोलिश किया। लेकिन अभी भी स्टिल ट्रेड विथ चाइना एंड ट्री ट्रेड, इसमें एकाधिकार या मोनोपोली की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई है। आखिर अब इसके पीछे हम देखते हैं कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों बना कि उनको एबोलिश करना पड़ा। क्या एबोलिश करना पड़ा? मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 के आसपास, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल था।
नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ पर एक इसको कॉन्टिनेंटल एम्बार्गो या कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आ गए। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में उसने ये बोला कि चूंकि ब्रिटेन जो थी, ब्रिटेन ये एक नेवल पावर के रूप में, नेवल पावर में स्टेब्लिश हो चुकी थी। नेवल पावर, सुप्रीम नेवल पावर, कमर्शियल और मिलिटरीली अपने को इसने क्या किया था, अपने को प्रूव कर दिया था, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ये उभरी थी। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल एम्बार्गो के द्वारा यूरोपियन नेशंस में जहाँ पर उसकी रीच थी, उसने ये एक तरह से मैसेज दिया कि अगर हमें ब्रिटेन को कंटेंड करना है, बैलेंस ऑफ पावर करना है हमें, तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रिटेन के साथ आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का, उनको हमको रोकना पड़ेगा। और ये बाद में कालांतर में आप देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इन जो ब्लॉकेड तो हो गए, लेकिन फिर भी स्पेन और रसिया ऐसे जो स्मगल करके चीजें आ रही थी। इवन फ्रांस जो था वो चाहती थी कि किसी भी रूप में ब्रिटेन को हम बर्बाद कर दें, आर्थिक रूप से तोड़ दें। इसीलिए जब उनके नीड होते थे ब्रिटेन को, तो ये खुद फ्रांस जो है वहाँ चीज़ों का निर्यात कर देती थी। तो लेकिन फिर भी उस समय कुछ काल के दौर, कुछ कालखंड में, कुछ समय के लिए वहाँ के जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर रहे थे और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स, जो कि लगातार यूरोपियन नेशंस में अपने सामान को उसका आयात निर्यात कर रहे थे, सडन एक पैनिक सिचुएशन हो गया उनके पास कि अब उनके सामान को कहाँ बेचा जाए। ये एक सिचुएशन खड़ा हो गया। तो इस सिचुएशन को जैसे ही एक सफोकेटिंग उनके लिए लगने लगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने ये बोला कि हमें जो ये एम्बार्गो लगा है, अब हमारे लिए ट्रेड करने का या ये जो करने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सामान को एक्सपोर्ट करना है, चीज़ों को इंपोर्ट भी करना, क्योंकि ये बहुत ब्रिटिश एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी। तब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है, मोनोपोली, इस मोनोपोली को खत्म किया गया। मोनोपोली अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बल्कि सारे जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो ब्रिटेन के, उनके लिए इंडिया और जो ईस्ट इंडियन नेशंस हैं, इसके लिए दरवाजे खोल दिए गए। फिर भी उनकी जो ट्रेड विथ चाइना और ट्री ट्रेड में मोनोपोली रहने दी गई ये। और इस प्रकार आप देखते हैं कि इसके दूसरे अगर पॉइंट में देखें कि ब्रिटिश ने अपनी सॉवरेनिटी धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटोरियल पोजीशन था, उस पर अपनी पूरी सॉवरेनिटी यहाँ पर एक तरह से फैला दिया उसने टेरिटरी में। दूसरा पॉइंट है इस चार्टर एक्ट 1813 को अगर आप देखें, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 के अगर पॉइंट्स को आप देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अगर इसके पॉइंट्स को हम लेते हैं तो इसने क्या किया, अब मोनोपोली आपकी खत्म हो गई और सिर्फ दो तरीके से मोनोपोली रही। इसने एक और काम इंपॉर्टेंट चीज हुआ, अलाउ किया, अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी, इसने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरी को कि आप यहाँ पर आके अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, जो बाद में आप देखेंगे कालांतर में एक वायलेंस के रूप में और कई चीजों का एक तरह से जन्मदाता भी बना है। तो अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू एंड अपने जो धर्म को प्रचार और प्रसार के लिए इसको खोल दिया गया। उसके बाद एक साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज इन्होंने किया कि एजुकेशन के क्षेत्र में इंडियन नेटिव्स के एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए इन्होंने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई कि 1 लाख जो रुपीस था उस समय,
1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और ये इसका मकसद ये था कि 1 लाख रुपए खर्च करके हम ऐसे इंडियंस तैयार करें जो एक तरह से ब्रिटिश सोच का हो, ब्रिटिश पहनावे का हो और ब्रिटिशर्स की जैसी आदतें उसकी हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पर 2 धड़े हो गए, एक एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट था कि क्या हम ट्रेडिशनल जो हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम थे उसको लेके चलें, और एंग्लिसिस्ट का मानना था कि हम वेस्टर्न टच के साथ, वेस्टर्न एजुकेशनल टच के साथ आगे बढ़ें ताकि हम ऐसे अपने इंडियंस को जो कि सर्वेंट्स के रूप में, लॉयल सर्वेंट्स के रूप में उसको तैयार करें ताकि हम जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ जाएं और हमारे लिए काम कर पाए। और एक बात ये भी रहा, अगर इनका पहनावा खान पान हमारे जैसा ही होगा तो जो ब्रिटिश और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ब्रिटेन में और मर्चेंट्स जो ट्रेड कर रहे थे, जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे चीज, उनका खपत के लिए उनको बाजार भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो 1813 के अंदर में इन प्रोविजंस के लिए 1 लाख रुपया एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए रखा गया। लेकिन 1813 में ये चीज तो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये फाइनली जो है धरातल पर उतर नहीं पाया। बाद में आप देखेंगे 1854 वुड्स डिस्पैच और इन सब में ये सेटल डाउन हो जाता है ये। और इसके साथ ही इसने इस एक्ट के द्वारा क्या किया, इसने ऑथराइज किया कि जो इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट कि अब ये टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, साथ ही इसने ये कहा कि अगर टैक्सेस कोई नहीं देता है, टू पनिश दोस ऑफेंडर्स। इसको पनिशमेंट की भी दे दिया गया कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो उसको पनिश कर सकता है। तो इस तरह से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आप ये चीज देखते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज लेके आया गया कि रेगुलेशन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, और जब भी रेगुलेशन बनेगा तो वो क्या करेगा, उसको आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेट डाउन करना पड़ेगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर डिसीजन लेगा कि ऐसे लेजिस्लेशन को पास करना है या नहीं करना है। तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली इसको लेट डाउन किया गया कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन अगर बनाते हैं, कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, तो वो दैट विल बी लेट डाउन इन द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वहां से अप्रूवल होगी। एक्सप्लिसिटली इस 1813 के एक्ट के अंदर डाल दिया गया ये चीजों को। इसके साथ ही एक चीज और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया जो रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, कि ये बोला गया कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी तो वो रिकॉर्ड बनाती थी, एक सिंगल रिकॉर्ड था वहां पर, और वो कमर्शियल और लैंड रेवेन्यू से जो कलेक्ट होता था, चीजें उसको एक ही रिकॉर्ड में रखते थे। लेकिन अब इसने क्या किया, इस रिकॉर्ड को जो है मेकिंग सेपरेट रिकॉर्ड बनाने के लिए बोल दिया, सेपरेट रिकॉर्ड टू बी मेड यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे 1813 तक आते आते इस तरह से सिचुएशन बन गया कि धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरह से हावी होते जा रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूरे रूल्स को अपने आप लेता और एक सेंट्रलाइज्ड रूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ब्रिटेन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके अंदर चले आते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर 1813 के चार्टर्स को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 1813 के चार्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट चार्टर आता है, वो चार्टर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपको पता ही है कि जो चार्टर है हर 20 साल में आ रहा है, और ये चार्टर भी जो 1813 का चार्टर वो 20 साल के बाद आया, और इस चार्टर ने कई बदलाव किए।
इस चार्टर में देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट देखें, एंड ऑफ द कंपनी रूल। इस चार्टर ने क्या किया कि एंड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी रूल मतलब यहां पर ये देखें, एंड ऑफ द कंपनीज, जो कमर्शियल एक्टिविटी जो है, कमर्शियल एक्टिविटी, क्या किया इसने, फर्स्ट पॉइंट इसने क्या किया, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटी को, इसको एंड कर दिया, खत्म कर दिया। अब कंपनी का काम हो गया टू लुक इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स ओनली, और पॉलिटिकल अफेयर से देखेगी, और ये ब्रिटिश क्राउन इसको एक तरह से ट्रस्टी के रूप में रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। इसको कमर्शियल एक्टिविटी इसका खत्म हो गया, और इसको क्या बना दिया गया, सिर्फ दे विल लुक इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में ये काम करने वाली थी। साथ में ये भी बोला गया कि जो कंपनी के जो लीज फर्दर 20 साल तक का इनको लीज दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, जब तक एक चीज ये लगाया गया कि जो शेयर होल्डर्स को एक गारंटी दी गई कि जब तक जो स्टॉक में अवेलेबल चीज है वो खत्म नहीं होता, तब तक शेयर होल्डर्स को 10.5% का डिविडेंड दिया जाएगा। 10.5% का डिविडेंड उसको दिया जाएगा जब तक कि स्टॉक अवेलेबल रहता है। फिर अब यहां पर एक चीज ये लेके आया गया, अगर आप देखें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन है आपका, तो विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिए गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या कर रहा था, अब ये चीज देखें आप, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो ब्रिटिश के समय गया था इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो रोल कर रही थी, फाइनेंशियल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, इन सब रोल को किसने ले लिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, उसने ये अपने अंदर में पावर ले लिया। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि जो भी प्रोविंसेस थे उस समय, अगर देख लें आप, मद्रास, बॉम्बे, और साथ में आगरा भी एक प्रोविंस था जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते थे, जो अपने क्षेत्र में, टेरिटरी में लॉ बनाते थे। अब सारे अधिकार को कौन ले रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये जो है, जो अधिकार है, फाइनली ये जो लॉ बनाते हैं, लॉ को कहाँ लेट डाउन होना पड़ता है, लेट डाउन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेट डाउन होता है। अब से जो भी है वो रेगुलेशन नहीं, इससे पहले जितने भी थे सारे रेगुलेशन कहे जाते थे, लेकिन अब जो भी बनने लगा, जो भी लेजिस्लेशन, वो एक्ट बोला जाने लगा। एक्ट बिकम्स एक्ट, और पूरा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सारा चीज सेंट्रलाइज्ड हो गया। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, कमर्शियल एक्टिविटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर रिलेटेड चीजों को भी देख रही होती है अब 1833 के इसमें। इसके साथ ही इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए, अगर आप देखें तो गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनके वर्किंग फंक्शनिंग के लिए जो अपने पास आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, इसी के समय 3 मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले 4 था, ये 3 मेंबर जो एक कमांडर इन चीफ थे। अब क्या किया गया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव कंट्रोल आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। तो इसके लिए एक फोर्थ एग्जीक्यूटिव मेंबर का एडिशन होता है। दैट यहां लिख देता हूं कि एक तरह से फोर्थ मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये फोर्थ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो चौथा मेंबर था, वो कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में अगर काउंसिल में उसके लिए चर्चा चलती या लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है तो उसमें उनको इन्वॉल्व रहने का अधिकार था, साथ ही साथ उसमें वोटिंग का भी अधिकार इनके पास था, बट रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ओनली। और इस फोर्थ मेंबर को कौन थे, ये बेबिंगटन मैकॉले। आप देखेंगे कि बेबिंगटन मैकॉले बाद में इसी के समय से, अगर आप यहां देख रहे हैं, इनके पास जो अधिकार था, इसमें क्या किया, लेटर ऑन डेवलपमेंट में देखेंगे कि 1860 और 62 के दौरान इंडियन पिनल कोड, ये सारा डेवलपमेंट में ये मैकॉले के अंदर में ही होता है। तो वहां तक ये चले गए। साथ में जो अपनी प्रेसिडेंसी थी उसमें इसको स्प्लिट कर दिया गया। पॉइंट था स्प्लिट इन बंगाल प्रेसिडेंसी। क्या किया गया, स्प्लिट कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या किया गया, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी और साथ में आगरा प्रेसिडेंसी में इसको बाइफरकेट कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क पे ही रहा, पेपर पे रहा, जमीनी स्तर पर ये नहीं आ पाया, तो ये वहीं पर रह गया। अब आप कहते हैं इसने क्या किया, इस और पॉइंट, फर्दर पॉइंट देखते हैं, इसने इनहेंस कर दिया, इनहेंस्ड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसने पावर, क्योंकि अब उसको क्या पावर दे दिया गया कि जो भी, इसको एक तरह से डिस्टिंक्टली स्पेल्ड कर दिया गया, डिस्टिंक्टली स्पेल्ड आउट कि इसके पावर क्या रहेंगे, पावर रहेंगे कि कोई भी चीज अमेंडमेंट ये कर सकता है, किसी भी लेजिस्लेशन में रिपील कर सकता है, कोई भी लॉ को ऐड कर सकता है उसमें, अगर चाहे कोई भी रेगुलेशन बना सकता है, और वो रेगुलेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल अगर हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन नेटिव या इंडियन नेटिव के अलावा फॉरेनर्स हो, इसके लिए रेगुलेशंस ये बना सकते हैं। और ऑल पॉलिसी प्लेसेस एंड थिंग्स, हर एक पार्ट जो भी ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजीशन में जो भी एरिया है या सब्जेक्ट है, उसके लिए इसको लॉ बनाने का अधिकार है, रिपील करने का अधिकार है। साथ ही साथ कोई भी आर्टिकल्स ऑफ वॉर है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये जो अधिकार था, जो ये हाइवर, इसको एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वीटो पावर लगा सकती थी इसमें। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर उसको पास वीटो पावर का अधिकार था, वीटो पावर, ये अधिकार था, इसमें ये हुआ। इसके साथ ही 1833 के चार्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज होगा, कोडिफाई किया गया, कोडिफाइंग द लॉज, कोडिफाइंग द लॉज,
कहने का मतलब यह कि इसमें अटेम्प्ट किया गया कि जो भी लॉज हैं उसको किस तरह से कोडिफाई किए करेंगे, लेकिन लॉ बनाने का जो सुप्रीम राइट किसके पास था? ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको लॉ को बनाती थी, उसको रिपील कर सकती थी, सारा अधिकार उसके पास था। ऑल लॉ, जितने भी अधिक जो लॉज इंडिया में बन रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलेटेड टू द प्रोविंसेस, टू द ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया, उसको लेट डाउन करना पड़ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और विद द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वो एक्ट बन जाता था। अब इसके साथ ही इन्होंने कोडिफाई द लॉज कर दिया, और इसके साथ इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज 1833 के चार्टर में आया कि लॉ कमीशन जो लॉ कमीशन को बनाया गया 1833 चार्टर के द्वारा। दिस इज अ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ, अगर आप देखें पॉलिटिकल डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट स्टेप है। लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज मेड, फर्स्ट लॉ कमीशन। और लॉ कमीशन को जो हेड चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन इसके थे बेबिंगटन मैकॉले। सॉरी, इसके साथ और 4 मेंबर इसमें जुड़े, 4 मेंबर, एक और 4 मेंबर्स थे। 4 मेंबर के अगर नाम देखें, कैमरून मैकलॉड, लॉर्ड। थर्ड मेंबर थे विलियम एंडरसन, और लास्ट में एक मेंबर रहे विलियम मैकनॉटन। विलियम मैकनॉटन ने इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो लॉ कमीशन हेडेड बाय बेबिंगटन मैकॉले, फर्स्ट लॉ कमीशन को बनाया गया। और इस लॉ कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ कमीशन था कि जितने भी ये टू इंक्वायर इनटू द जुरिस्डिक्शन एंड पावर रूल्स ऑफ इसके द कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो पुलिस सिस्टम, पुलिस जो किस तरह से पुलिस जो सिस्टम जो वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन करती है, इन सब के बारे में, एग्जिस्टिंग जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल प्रोसेस है, इन सब के बारे में इनको एक तरह से ऑब्जेक्टिवली देखना था, किस तरह से ये काम करते हैं, और लॉज को, जो स्प्रेडेड लॉज को कोडिफाई करना था, साथ में उसको कंसोलिडेट करना था, और ये देखना था कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को किस तरह से किया जा सकता है। फिर ये सब होने के बाद लॉ कमीशन अपने इस रिपोर्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको सबमिट करेगी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको लेट डाउन इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इस तरह से आप देखेंगे कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है इनको कर दिया गया है, और ये एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसमें एक ये दखल हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया गया कि इसमें इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विस, सेक्शन 87 ऑफ द चार्टर एक्ट 1833 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 87 ये कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है, और ये बताता है किसी भी सूरत में जो इंडियंस को, किसी भी सूरत में आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, कलर और
या इसके बेसिस पे डिसेंट कलर और इसके आधार पर आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप उनको डिबार नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, कलर और रेस, उनको आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओनली ऑन द basis of color, birth, descent cannot be debarred for official appointment किसी भी सूरत में आप उसको डिबार नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि आखिर एम्प्लॉय करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है। सिर्फ ये है कि आप उसको डिबार नहीं कर सकते। एक तरह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीयों के लिए, नेटिव्स के लिए, इंडियंस के लिए खोल दिया गया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका बहुत विरोध किया। तो ये होने के बावजूद भी 1833 में इसका उल्लेख होने के बावजूद भी इंडियंस को बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा एक जो इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में चर्चा यहाँ होती है कि अब नेटिव इंडियंस को भी इंडियन सिविल सर्विसेज में आने का मौका दिया जाए। इस पर भी ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रहा और ये कालांतर में देखेंगे इसके लिए संघर्ष हुआ और फाइनली इंडियन जो सिविल सर्विसेज का जो बीज यहाँ से डेवलप हो जाता है। अब अगर आप अगर हम सिग्निफिकेंस को अगर देखें कि एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा इसमें कि मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी। एक तरह से जो स्लेवरी की जो प्रोसेस था दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट जो हुआ था, अब तक आते आते एक तरह से अर्ज किया गया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि स्लेव इनके जो राइट्स हैं या इनके कंडीशंस में सुधार करने के लिए, कंडीशंस को चेंज करने के लिए, आप इसके लिए कंडीशंस को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ कदम आपको उठाने चाहिए। ये ऐसी बातें इसमें स्लेवरी के लिए रिलेटेड टू द स्लेवरी उठाई गई, जो कि हम देखते हैं बाद में एक्ट 5 ऑफ 1843 के द्वारा स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो उसका जो बीज है एक्ट ऑफ 1833 से ही स्टार्ट होता है। सिग्निफिकेंस अगर आप देखा जाए, significance of Charter Act of 1833, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्यों क्या क्या हम इससे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हमारी है उससे कहाँ तक, कैसे इसने उसमें एक नया आयाम जोड़ा, इनको अगर देखेंगे तो इसको सबसे पहले इट वाज अ watershed in the history of constitutional development। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर आप इससे देखेंगे तो ये होगा कि इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसके राइट को एलिविएट करके उसको एक तरह से राइट्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था, उसके राइट्स को एलिविएट कर दिया गया। वो पूरे तौर पर जो प्रोविंशियल गवर्नर था मद्रास और बॉम्बे, उसको सुपरवाइज करते थे और कंट्रोल करते थे, लॉज ये बनाते थे, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का राइट उनके पास प्रोविंशियल गवर्नर्स को था। एंड ऑफ इसके साथ में इसने क्या किया, अब धीरे धीरे इसने क्या किया, एक स्टोन लेट डाउन कर दिया, एंड ऑफ
and of East India Company's commercial एक्टिविटी और पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटोरियल पोजीशन थे उसको किसके अंदर लेके लेके आ गए हम लोग, वो ब्रिटिश पोजीशन के अंदर, हम ब्रिटिश पोजीशन को उसको माना जाने लगा, वो हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पर सिर्फ ट्रस्टी रह गई, ट्रस्टी ऑफ द क्राउन। इसके नाम पे, इसी क्राउन के नाम के बिहाफ पर उनको उनके हायर्स और उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके नाम पर ये ट्रस्टी के रूप में वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी में रह गए। दूसरी बात, एक चूंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो रहा है कि कमर्शियल एक्टिविटी कम हो रही है, तो अब यहाँ पर पहले क्या था, इमिग्रेशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यूरोपियंस। अब यहाँ पर रेसिडेंस के लिए भी उनको अधिकार मिल गया, रेसाइड प्लस प्राइवेट प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये अब उनको अधिकार दे दिया गया खरीदने का। फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजंस टू फ्रीली एडमिट नेटिव, इनको अधिकार मिल गया, नेटिव और इंडियंस यहाँ आकर बस सकते थे। और अब क्या है कि ये दे दिया गया इसके अंदर पावर कि सेक्शन 87 ऑफ एक्ट ऑफ 1833 क्या कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इंडियंस कैनॉट बी डिबार्ड, जो हमने पहले बोला, डिबार्ड only on the basis of caste, color, race, इसके बेसिस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, डिबार नहीं कर सकते हैं। कास्ट, कलर, रिलीजन, इसके बेसिस पे डिबार नहीं कर सकते हैं। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का रास्ता खोला गया, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए भी यहाँ से बात निकल कर आई, जो कालांतर में देखते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस भी शामिल हो रहे हैं और सेलेक्ट भी हो रहे हैं। इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ा गया कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस था और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, दोनों को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इसको डिमार्केटेड, ये डिमार्केट क्यों? क्योंकि पता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए एक चौथा मेंबर जो कि लॉर्ड मैकाले थे, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जो कोई भी मैटर पे लेजिस्लेशन अगर आएगा सॉरी, तो वहां पर क्या करेंगे, उसमें वो इन्वॉल्व रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में उनका उतना रोल नहीं रहेगा। एग्जीक्यूटिव, वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है वो वहां पर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करेंगे। तो दोनों चीज को एक तरह से सेपरेट कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि 1833 का एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसने दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। और अभी तक जो था, धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन को इसने पूरे तरीके से स्थापित करने की और जो कदम था वो अपना बढ़ाया। ब्रिटिश मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मोनोपोली को कर्टेल तो 1813 तक आते आते हो गया। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी महज एक ट्रस्टी के रूप में रह गई। तो ये टोटल जो आज 1784, 1786 और 1793, 1813, 1833 इस तरह से चार्टर एक्ट आया। इसके बाद हम फिर देखेंगे इन अनदर क्लास कि इसके बाद 1833 के बाद एक और 20 साल के बाद एक चार्टर आता है 1853 का चार्टर। वी विल टेक इट फ्रॉम हियर ओनली अगले क्लास में। थैंक यू।